नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है रसायन विज्ञान का अगला टॉपिक। आज हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है वो। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी या इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है ऊष्माशोषी जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी, किसे कहते हैं ऊष्माशोषी। तो वैसे तो नाम से काफ़ी कुछ क्लियर है कि ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो ऊष्मा का उत्सर्जन, और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का उत्सर्जन क्यों होता है। तो ऊष्मा का अवशोषण और ऊष्मा का उत्सर्जन को समझने के लिए हम कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2 + Cl2, इससे बनता है 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अभिक्रिया है। अब देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो सबसे पहले जो अभिकारक हैं, इन अभिकारकों के बीच जो बंध होता है उन बंधों को टूटना ज़रूरी है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में बंधे हुए हैं, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड है। इसी तरीके से क्लोरीन और क्लोरीन ये भी आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके एक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इन बंधों का टूटना या ब्रेक होना ज़रूरी है। जब ये बंध टूटेंगे तभी नए बंधों का निर्माण हो सकता है। तो बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी भी कोई भी बंध है उसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला क्या होता है कि जब अभिकारक के अणुओं के बीच के जो बंध है वो टूटते हैं तो ऊष्मा की आवश्यकता या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। अब जब ये बंध टूट जाएगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तब क्या होगा, इन दोनों के बीच एक नए बंध का निर्माण होगा। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर एक बंध बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन भी इस दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर एक बंध बनाएगा। तो इस तरीके से दो नए बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब नए बंध का निर्माण होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर क्या हुआ था, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ पे हमको ऊर्जा देना पड़ा था बंध को तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, जब ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो क्या होगा कि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता इसको पड़ी थी और जितनी ऊर्जा इसने नए बंध बनाने के बाद मुक्त किए, अगर इन दोनों ऊर्जा का जो अंतर है एक बराबर है तो इस अभिक्रिया में जो मुक्त ऊर्जा का मान 0 रहेगा और अवशोषित ऊर्जा का मान भी 0 हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। या तो बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, या तो जब नए बंध का निर्माण होता है तब उस समय अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो ऊर्जा का अंतर है, इसी के कारण अभिक्रियाएं या तो ऊष्माक्षेपी हो जाती हैं या ऊष्माशोषी। अगर ऊर्जा अतिरिक्त है, जो मुक्त ऊर्जा का मान ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यदि मुक्त ऊर्जा का मान कम है तो वो जो ऊर्जा है वो
क्या हो जाएगा, बंध को तोड़ने में ही उपयोग हो जाएगा और हमको ऊर्जा और अतिरिक्त मात्रा में देनी पड़ेगी। तब उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है वो निर्भर करता है कि बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है या बंध के नए बंध के बनने से कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो डेफिनेशन तो यही बताएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नए बंध के बनने से अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो वह ऊर्जा क्रियाफल के साथ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जितनी ऊर्जा उपयोग में आनी थी उतना कर लिया गया, जो बचा हुआ ऊर्जा है वो क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जब हम Q के मान को लिखते हैं तो धनात्मक लिखा जाता है। क्यों धनात्मक लिखा जाता है, जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि कार्बन या कोयला, इसका जब दहन किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होती है तो CO2 बनता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसके साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसलिए प्लस करके हम क्या लिखते हैं, ऊष्मा के मान को लिखते हैं कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई या कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। जैसे कि इस अभिक्रिया में लगभग 393 किलो जूल ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। तो हम इसको प्लस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्रियाफल के साथ ये ऊर्जा बाहर निकल रही है, मतलब ये आसपास के वातावरण में ये ऊर्जा जो है या ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। दूसरा उदाहरण अगर देखें, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की अभिक्रिया से, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। तो इस अभिक्रिया में अमोनिया का जब निर्माण होता है तो इसमें भी क्या होती है, अतिरिक्त जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें भी हम प्लस करके लिखते हैं क्योंकि ये अमोनिया के साथ बाहर निकल रही है ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में, और इसका मान होता है लगभग 92 किलो जूल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि क्रियाफल के साथ ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे हमारे व्यवहारिक जो जीवन है उसमें हम यूज़ करते हैं ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस को जलाने का मतलब क्या है, उसका दहन करना। जब इसका दहन होता है तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। यदि हम इस अभिक्रिया को क्या करें, संतुलित करें, तो 4Ca2 और 5H2O आएगा, और साथ ही इससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2856 किलो जूल ऊर्जा जो है लगभग उत्पन्न होती है। मतलब 1 मोल ब्यूटेन गैस के दहन से इतनी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, जो ऊष्मा के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और Q के रूप में हम ऊष्मा को जब दर्शाते हैं तो ये प्लस के रूप में लिखा जाता है, मतलब प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। प्लस साइन कहने का मतलब यही है कि क्रियाफल के साथ ही ये ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। अब आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि पुराने जो बंध होते हैं, मतलब क्रिया कारकों का जो बंध है, उसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्रियाफल के बनने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा भी इसमें बंध तोड़ने में जब उपयोग कर ली जाती है, उसके बाद भी हमको और अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा देना पड़ता है। तो इसी कारण क्या होता है, इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती बल्कि ऊर्जा का क्या हो जाता है, ऊष्मा के रूप में अवशोषण हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण में क्या है, तो इसका उदाहरण ले लो, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। कार्बन और सल्फ़र की जब अभिक्रिया कराते हैं तो CH2 बनता है,
कार्बन की अभिक्रिया या कोयले की अभिक्रिया जब पानी के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, C कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। अब इस अभिक्रिया में क्या हो रही है, तो इसमें ऊष्मा जो है अवशोषित हो रही है। मतलब ऊष्मा किसके द्वारा लिया जा रहा है, क्रिया कारकों के द्वारा, क्योंकि क्रियाफल को ऊष्मा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर बंध बनते हैं तो ऊष्मा ऑलरेडी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो ज़रूरत किसको पड़ रहा है ऊष्मा का, क्रिया कारकों को। तो क्रिया कारकों के साथ जब हम Q को लिखेंगे, अतिरिक्त जो ऊष्मा दिया जा रहा है उसको लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इसको अपने अवशोषित कर रहे हैं। लेकिन जब इसको हम क्रियाफल के साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। मतलब ये दूसरी तरफ जब पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वातावरण से ऊष्मा ग्रहण किया जा रहा है या ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं Q को। तो यहाँ पर Q का साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। Q का साइन क्या होगा, ऋणात्मक या नेगेटिव होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। यहाँ पे ऊष्मा के मान में वृद्धि, आसपास के वातावरण के तापमान में वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती है। जो आसपास के जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसको क्रिया कारकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो क्रिया कारक के साथ अगर हम लिखेंगे तो Q प्लस में लिखा जाएगा, लेकिन यदि क्रियाफल के साथ लिखेंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ये क्या होगा, ऋणात्मक लिखा जाएगा, क्योंकि इतनी ऊष्मा को हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ये हो गया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अब आते हैं ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को हम ऊष्मा के रूप में तो बता दिए, लेकिन यदि हमको एंथैल्पी के आधार पर पूछा जाए कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है, एंथैल्पी के आधार पर अगर हमको पूछा जाए तो एंथैल्पी के आधार पर भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डेल्टा H का मान दिया रहता है और जब डेल्टा H के रूप में ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को जब हम बताएंगे तो थोड़ा सा इसका जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाता है। तो एंथैल्पी क्या चीज़ है, तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, E प्लस P डेल V। मतलब यहाँ पर एंथैल्पी जो होता है वो किसी भी निकाय के आंतरिक ऊर्जा और उस पर किए गए कार्य, इन दोनों के योगफल के बराबर होता है एंथैल्पी। मतलब कोई भी जो निकाय है, निकाय जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो क्रिया कारक की जो आंतरिक ऊर्जा है और उस पर यदि हम कोई कार्य करते हैं या उसके द्वारा कार्य लिया जाता है तो उसके योगफल के बराबर होता है एंथैल्पी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में एंथैल्पी को मेज़र करेंगे, एंथैल्पी को ज्ञात किया जाएगा। एंथैल्पी में कितना परिवर्तन होता है ये ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि जब क्रिया कारक से क्रियाफल बनेगा तो क्रिया कारकों की एंथैल्पी अलग होगी और क्रियाफल की एंथैल्पी अलग होगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा जिसके कारण एंथैल्पी में भी क्या होगा, परिवर्तन होता है। तो इसीलिए एंथैल्पी को हम ज्ञात करके भी बता सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा छेपी होगी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंथैल्पी के आधार पर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए एंथैल्पी को कैसे ज्ञात किया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे उदाहरण के लिए A प्लस B से C प्लस D का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया में हम एंथैल्पी कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस अभिक्रिया में एंथैल्पी डेल्टा H ज्ञात किया जाएगा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट मतलब क्रिया कारक की एंथैल्पी, या अगर हम हिंदी में लिखें तो एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर क्रिया फलों की कुल पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन या कुल पूर्ण ऊष्मा ऋण क्रिया कारकों की कुल पूर्ण ऊष्मा। यहाँ पे सिर्फ आंतरिक ऊर्जा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ उस पर जो कार्य किया गया है या उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी भी बात हो रही है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, कुल पूर्ण ऊष्मा
के बारे में बताएंगे। तो क्रियाफलों की जो कुल पूर्ण ऊष्मा और क्रियाकारकों की जो कुल पूर्ण ऊष्मा है उसमें कितना अंतर है, उसी को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी में परिवर्तन या कुल पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये तो एक डेफिनेशन हम पढ़ ही चुके हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, हम उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यदि एंथैल्पी के आधार पे हम बताएंगे तो हम क्या बताएंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या क्रियाकारकों की जो कुल पूर्ण ऊष्मा का मान यदि मतलब डेल्टा एच आर का मान ज़्यादा है किससे, उत्पादों या क्रियाफलों की कुल पूर्ण ऊष्मा के मान से अधिक है, तब उस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ से ये हो जाएगा कुल पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी, H हो जाएगा, और ये क्या चीज़ है, एंथैल्पी में परिवर्तन है ये, और ये जो है अभिक्रिया का पथ है। अभिक्रिया का पथ मतलब अभिक्रिया इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो अभिक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, अभिकारकों से। तो अभिकारकों की एंथैल्पी हम क्या मान के चल रहे हैं, ऊष्माक्षेपी में अधिक होती है, और इससे क्या होगा, ये सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। यहाँ पर सक्रिय संकुल बनेंगे और उसके बाद उत्पाद का निर्माण होगा। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसमें जब उत्पाद बनता है, ये HR है और ये HP है, तो उत्पाद की जो एंथैल्पी और कुल पूर्ण ऊष्मा का जो मान होता है वो अभिकारकों के कुल पूर्ण ऊष्मा के मान से क्या होता है, कम होता है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कम होता है। तब उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक की ऊर्जा अधिक है ना, और जब क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है तो यदि क्रियाफल की ऊर्जा इसके बराबर होती तो कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता और न ही अवशोषण होता, क्योंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है। तो जितनी ऊर्जा इसके पास थी उतनी ऊर्जा किसके पास होगी, क्रियाफलों के पास भी होगी। पर हो क्या रहा है कि क्रियाफल जो है कि ऊर्जा इससे भी कम हो रही है। तो ये जो अतिरिक्त ऊर्जा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊर्जा का अंतर आ रहा है, ये ऊर्जा कहाँ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊर्जा वातावरण में मुक्त हो जाएगी, बाहर निकलेगी। तो ये जो ऊर्जा है ये जब बाहर निकलती है, मतलब Q जो ऊष्मा है ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, +Q लिखते हैं, ये बाहर निकल गया। लेकिन एंथैल्पी का मान क्या आएगा, डेल्टा H का मान यहाँ पर ऋणात्मक आएगा, निगेटिव या ऋणात्मक हमको मान मिलता है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि एंथैल्पी का मान ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रियाकारकों की जो कुल पूर्ण ऊष्मा का मान है वो क्रियाफलों की कुल पूर्ण ऊष्मा के मान से अधिक है। तो जब अधिक है तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे HP और HR का, तो HP यहाँ पर आएगा और HR यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि HR का वैल्यू HP से ज़्यादा है, इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन यदि Q के मान के बारे में बात की जाए तो धनात्मक ही कहा जाएगा, क्योंकि उत्पाद के साथ ही ये ऊर्जा बाहर निकल जाती है और वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो ये तो हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि हमको एंथैल्पी के आधार पर पूछा जाएगा तो हम ये बताएंगे, मतलब जब हम कोई रिएक्शन लिखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कार्बन का जब दहन या कोयले के दहन के बारे में अभी हमने देखा था कि CO2 का जब निर्माण होता है तो +Q कितना आया था, +Q का मान आया था 393 किलो जूल के आसपास, ठीक है। इसी को अगर हम एंथैल्पी अगर लिखा जाएगा इस अभिक्रिया में तो ये मान तो उतना ही होगा, क्योंकि ऊष्मा जो ऊर्जा है उसका मान तो परिवर्तित नहीं होगा, चाहे आप उसको H लिखो, P लिखो, Q लिखो, A to Z कुछ भी लिखो।
ये मान परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जो साइन है वो बदल जाएगा, क्योंकि जब हम एंथैल्पी लिखते हैं तो एंथैल्पी में को ज्ञात करने का तरीका क्या है, ये है हमारा फार्मूला। तो इस फार्मूले के अनुसार क्या होगा, HP का वैल्यू कम होगा, HR का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो डेल्टा H का मान हमको ऋणात्मक मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम -393 किलो जूल लिखेंगे। लेकिन H के साथ जब लिखा जाएगा, जब एंथैल्पी के रूप में लिखा जाएगा तब -393 किलो जूल होगा, लेकिन यदि Q के रूप में लिखा जाएगा तो इसका मान धनात्मक होगा। या Q नहीं लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसके साथ लिखा हुआ है, तो ये +393 किलो जूल लिखा जाएगा, जो वास्तव में Q का मान है। ठीक है, और इस तरीके से हमको अभिक्रिया को पहचानना है कि अगर अभिक्रिया में क्रियाफल के साथ ही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में लिखा गया है तो फिर वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और यदि यहाँ पे ऋणात्मक होगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। अब आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो कि एंथैल्पी के आधार पर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है इसमें क्या होगा, तो सिंपल है, इसमें भी एंथैल्पी में परिवर्तन ज्ञात किया जाएगा। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होती है, ऊष्मा का अवशोषण, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यदि एंथैल्पी के आधार पर हम बताएंगे तो क्या बताएंगे, अभी हमारे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला था डेल्टा H = HP - HR। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों की जो कुल पूर्ण ऊष्मा का मान है वो उत्पादों की कुल पूर्ण ऊष्मा के मान से कम होती है। कम होती है मतलब यहाँ पर क्या होगा, HP का मान ज़्यादा होगा और HR का मान कम होगा। मतलब ये हुआ कि जो उत्पाद है उनकी कुल पूर्ण ऊष्मा का मान जो अभिकारक है उनके कुल पूर्ण ऊष्मा के मान से क्या है, अधिक है। तब उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको भी हम ग्राफ से समझ सकते हैं, जैसे कि ये है एंथैल्पी डेल्टा H, एंथैल्पी में परिवर्तन, और यहाँ पर है अभिक्रिया का, x एक्सिस में है अभिक्रिया का पथ, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है कहाँ से होती है, अभिकारकों से। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ऐसा हमको देखने को मिलेगा, ये HR है और ये HP है। इसमें ये है किसकी ऊर्जा या किसकी जो अभिकारक है इनका कुल पूर्ण ऊष्मा का मान, और ये है उत्पादों के कुल पूर्ण ऊष्मा का मान। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा जो है बढ़ रही है। किसकी ऊर्जा ज़्यादा हो रही है, किसके पास कुल पूर्ण ऊष्मा का मान ज़्यादा है, प्रोडक्ट के पास, उत्पाद के पास। तो ये जो एनर्जी है अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो इतनी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा जब बराबर हो जाती तब उस केस में क्या होता, किसी प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। लेकिन क्या हो रहा है कि इसकी ऊर्जा का मान ज़्यादा आ रहा है, तो वही प्रोडक्ट के पास एक्स्ट्रा ऊर्जा कहाँ से आ जाएगा, कहीं से कहीं तो आएगा ही। तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, वो बाहर से या वातावरण से अवशोषित करने से उसको मिलती है। तो यहाँ पर जो हमको Q का वैल्यू मिलता है वो क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। और डेल्टा H का जब वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो H का मान देखिए, यहाँ पर एंथैल्पी का मान बढ़ा हुआ है, मतलब HP क्या होगा, ज़्यादा है किससे, HR से। अब इस HP के पास ये अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ से आई, बाहर से अवशोषित करने से आई, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। और इसीलिए इसमें एंथैल्पी का जो मान होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको हम एंथैल्पी के आधार पर क्या बताएंगे कि इसका जो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में डेल्टा H का मान धनात्मक दिया हुआ है, इसका मतलब वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो उत्पाद है उनकी कुल पूर्ण ऊष्मा का मान
अभिकारकों के कुल पूर्ण ऊष्मा के मान से अधिक होती है। अब ये अधिक इसीलिए है क्योंकि इसने बाहर से ऊष्मा का अवशोषण कर लिया, जिसके कारण इनके पास अतिरिक्त ऊर्जा आ गई और ऊर्जा का जो मान होता है एंथैल्पी का मान इसमें ज़्यादा होता है। तो ये हो गया एंथैल्पी के आधार पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसमें भी अगर हम उदाहरण देखें, जैसे कार्बन डाई सल्फाइड हो गया, इनके बनने से CH2 और Q का मान इसमें ऋणात्मक आया था, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा का जब अवशोषण होता है तो अभिकारकों के द्वारा किया जाता है और वही ऊर्जा फिर किसके पास चली जाती है, उत्पाद के पास, और इसीलिए ऊर्जा का मान यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर Q जो है हम क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं कि Q जो है अतिरिक्त ऊर्जा है जो बाहर से लिया गया है, इसलिए हम इसकी जो ऊर्जा है उसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। लेकिन जब डेल्टा H का मान हम लिखेंगे तो डेल्टा H का मान क्या होगा, धनात्मक लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी जो कुल पूर्ण ऊष्मा का मान है इन दोनों के कुल पूर्ण ऊष्मा के मान से अधिक होती है। तब यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 92 किलो जूल के आसपास एंथैल्पी आता है, और यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे 92 किलो जूल। तो ये माइनस और ये प्लस, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में अगर Q का मान दिया रहेगा तो ऊष्माशोषी के लिए ऋणात्मक, ऊष्माक्षेपी के लिए धनात्मक, लेकिन यदि डेल्टा H का मान दिया रहेगा तो ऊष्माशोषी में धनात्मक और ऊष्माक्षेपी में ऋणात्मक। मतलब इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो Q का मान क्या होगा, धनात्मक, और डेल्टा H का मान क्या होगा, ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो वहाँ पर Q का मान होगा निगेटिव और डेल्टा H का मान क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो हो गया क्लियर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप डाउट जो है पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ACF एग्ज़ाम के लिए, वहाँ तक का सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन, जिसमें जल और कपड़े धोने का सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें।